Hello everyone, welcome to Career Launcher, and this is the session for CSAT reasoning. So in this we are going to cover few previous year questions, and this is part 2. If you haven't seen part 1, then go and watch part 1. Okay. Now let's start. So basically what does this question says? There are 6 lectures A B C D E F, each during 1 hour, are scheduled between 8 a.m. to 2 p.m. Okay. Now the question is asking which lecture is in the third period. थर्ड पीरियड में कौन सा सेशन हो रहा है या कौन सा लेक्चर लगा हुआ है, और दो स्टेटमेंट्स हमको गिवन है. तो 8 बजे से लेके 2 बजे तक अपने पास टोटल 6 स्टेटमेंट्स है. तो बेसिकली एक 8 बजे है, एक 9 बजे शुरू होगा, एक 10 बजे शुरू होगा, एक 11 बजे शुरू होगा, एक 12 बजे शुरू होगा और एक 1 बजे शुरू होगा. और मुझे बताना है कि दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता. ठीक है. नाउ पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है एफ इज प्रिसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी. इसका मतलब एफ के जस्ट पहले ए हुआ, उसके तुरंत बाद सी हुआ. सो ए एफ सी एक साथ जाएंगे. सो वो ये भी हो सकता है कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे ए हुआ, 9 बजे एफ हुआ, 10 बजे सी हुआ. ये भी हो सकता है. ए एफ सी ये भी हो सकता है, ए एफ सी ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बी के बाद कोई लेक्चर नहीं हुआ, इसका मतलब बी तो आखिरी लेक्चर है. ठीक है. तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट लूं, उससे मेरा अरेंजमेंट बन रहा है ए एफ सी बी, या फिर ए एफ सी बी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज ए, दिस इज एफ, दिस इज सी एंड दिस इज बी. ये तीन अरेंजमेंट पॉसिबल है, और इन तीनों केसेस में जो थर्ड लेक्चर है वो अलग अलग है. एक बार सी आ रहा है, एक बार एफ आ रहा है, एक बार ए आ रहा है. तो हम दोनों स्टेटमेंट यूज करने के बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट देयर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई. मतलब ए बी सी डी ई 5 लेटर हैं. 5 लेटर को इस तरीके से डालना है हमें कि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 आए. कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? चलिए ठीक है. सो अपन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करेंगे. कि अपने पास 5 लेटर है, 1 2 3 4 5. मैंने ए यहाँ पे ले लिया, तो ई यहाँ पे आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे बी सी डी 3 पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बी डाल दिया तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी बचेंगी, या तो सी या डी. और एक बी यहाँ पे डाल दिया, सी यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी. तो यहाँ पे आ गया अपना 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती है. क्या हो सकती है? कि ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे है. तो यहाँ पे वापस से 6 केस बनेंगे. यहाँ पे बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 1 हो सकता है. तो टोटल केस कितने हुए? 6. अब हमको ये लग सकता है कि आंसर हमारा 6 + 6 12 होगा, लेकिन नहीं, उससे ज्यादा होगा. क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि ए ई से पहले आना चाहिए. ई ए से पहले भी आ सकता है. तो ई ए यहाँ पे और यहाँ पे भी 6 केसेस बनेंगे. तो मतलब टोटल कितने हो गए? 18. और अगला एक और केस बनेगा जहां पे ई सेकेंड प्लेस पे होगा और ए फिफ्थ प्लेस पे होगा. तो यहाँ पे भी क्या होगा? 3 2 एंड 1. सो यहाँ पे भी 6 केस आएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू गेट आर 24. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 24. दैट इज ऑप्शन सी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज जी द ब्रदर ऑफ एक्स. सो ये क्वेश्चन है कि जी एक्स का भाई है या फिर नहीं है. ठीक है. अब जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें जेंडर पता होना चाहिए, कि मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है. सो अगर मैं ये बोलूं कि या फिर मेल फीमेल जो भी है, सो क्या जी एक्स का भाई है, तो मुझे एक्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है. मुझे जी के जेंडर को जानना है कि मतलब जी जो है वो मेल है या फीमेल है, तभी मैं आंसर निकाल सकता हूँ. अब पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है. ठीक है. तो यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया. एक्स भाई है तो एक्स मेल होगा. ठीक है. जी इज द ब्रदर ऑफ जी, वाई इज द ब्रदर ऑफ जी. तो वाई जो है, वाई जी का ब्रदर है, मतलब वाई भी मेल है.
और जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकता है। मतलब बेसिकली वाई जो जेड है वो वाई का, सॉरी जो वाई है वो जेड का भाई है, तो जेड जो है वो वाई की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हमें यहाँ पे जेड का जेंडर नहीं पता चल रहा, मतलब पहले स्टेटमेंट की हेल्प से हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर सिबलिंग्स। सो बेसिकली सिबलिंग का मतलब दोनों सारे रिलेटिव हैं, भाई बहन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझे किसी के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर एक्स वाई जी सिबलिंग है तो ठीक है, तीनों के माँ बाप सेम है तो मतलब भाई बहन ही है सारे। लेकिन एक्स का जेंडर क्या है, वाई का जेंडर क्या है, जेड का जेंडर क्या है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें जेड के जेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अपना आंसर होगा, जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एंड सो ऑन लिखते ही जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 100वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो इस सीरीज में सबसे पहले लिखा हुआ है ए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ए बी। ओके, फिर लिखा हुआ है ए बी सी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ए बी सी डी। सो मैं सीरीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता जा रहा हूँ। यहाँ पे एक लेटर है, यहाँ पे दो लेटर है, यहाँ पे तीन लेटर है, यहाँ पे चार लेटर है। अगला कहाँ तक जाएगा, अगला जाएगा मेरा ई तक, सी डी ई। तो कितने लेटर हो गए, पांच लेटर हो गए। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे ऐड करता चला जाऊं तो एक दो तीन चार पांच एंड सो ऑन, और ये वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, जो n टर्म्स का सम होता है वो होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा n इंटू n+1/2। एंड ये जो है ये 100 से छोटा होना चाहिए, 100 से छोटा या 100 के बराबर होना चाहिए। सो n इंटू n+1 जो होना चाहिए वो 200 से छोटा होना चाहिए या 200 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं n को 10 लूं तो 10 इंटू 11 110, ये तो बहुत छोटा हो गया। अगर मैं क्या 11 लूं तो 11 इंटू 12 भी बहुत छोटा होगा, 12 इंटू 13 भी बहुत छोटा होगा, 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 कितना होगा अपना 192 होगा। ठीक है, सो 13 इंटू 14 192 हुआ, तो इसका मतलब अगर n को मैं 13 देता हूँ, सो 13 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब वैल्यू 92 आ रही है। सॉरी 192 नहीं, 192 आएगा क्या, नहीं 182 आएगा। ठीक है, अगर मैं 14 इंटू 15 करूंगा तो ये जो होगा ये 210 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे 91 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच चलता जाएगा। तो जैसे ही ये 13 पे 13 + 13 हुआ, मतलब सीरीज खत्म। उसके बाद फिर नई सीरीज आना शुरू होगी। नई सीरीज कैसे आएगी, ए बी सी डी ई। सो बेसिकली 91 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 92 होगा, 93 होगा, 94 होगा, 95 होगा, 96 होगा, 97 होगा, 98 होगा और 99 होगा और 100th होगा। तो 100th लेटर कौन सा बनेगा अपना, आई। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आई। इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है कि आपके पास 91 लेटर आ गए, तो 91 लेटर पे सीरीज खत्म हुई, उसके बाद वापस से आप एबीसीडी लिखना शुरू कर रहे हैं। आपको 100th प्लेस पे जाना है, इसका मतलब 100th प्लेस का मतलब आपको 9 लेटर और लिखने हैं। सो 9 लेटर और लिखने हैं, तो 9th लेटर जो होगा वही आपका 100th लेटर होगा। सो 9th लेटर अपना अल्फाबेट में कौन सा होता है, आई होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आई। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है, 6 लोग हैं। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि स्पाउस का मतलब पति होता है या पत्नी होती है। मतलब आर एंड क्यू पति पत्नी है, लेकिन हमें ये नहीं पता हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। ठीक है, यू इज द मदर ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है कि यू जो है वो टी की मदर है, मतलब यू फीमेल है।
लेकिन टी का जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ पी, डॉटर ऑफ यू, तो एस जो है वो यू की डॉटर है, मतलब एस भी फीमेल है, ठीक है, ये भी पता है हमें। अब हमें ये बोला गया है कि जो पी है वो टी की डॉटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पी यहाँ पे होना चाहिए, पी जो होना चाहिए वो यू का हस्बैंड होना चाहिए, और जो टी होनी चाहिए वो फीमेल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब ये लिखा है कि पीज डॉटर इज टी, मतलब पी की बेटी है, और पी की बेटी टी है, तो टी का जेंडर तो आ गया। अब जो पी है वो तो इसका मतलब जो टी के पेरेंट्स होने चाहिए वो यू और पी होने चाहिए। अब अगर यू फीमेल है तो डेफिनेटली पी मेल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पी जो होगा वो पिता होगा, और यू जो होगी वो माँ होगी, और एस के भी माँ बाप पी और यू ही हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि आर्स सन इज पी, मतलब आर का जो सन है वो पी है, तो इसका मतलब आर जो होगा वो पी का या तो पिता होगा या माँ होगी। और आर और क्यू जो है स्पाउस है, पति पत्नी है। अभी भी हमें आर और क्यू का जेंडर नहीं पता, ठीक है। देर आर टू कपल्स इन अ फैमिली, एक कपल तो आर क्यू का आ गया, एक पी यू का आ गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। क्यू इज द ग्रैंडफादर, आई डोंट नो, क्योंकि जब तक हमें क्यू की का जेंडर नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्यू इज ग्रैंड मदर, अगेन आई डोंट नो, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता। आर इज द मदर ऑफ पी, आई डोंट नो, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, यस, क्योंकि हमें टी का जेंडर तो पता है कि टी तो फीमेल है, तो टी जो होगी वो ग्रैंड डॉटर ही होगी। मतलब जो टी के पिता हैं वो आर के पुत्र हैं, तो इसलिए जो होगा, जो टी होगी वो आर की क्यू की ग्रैंड डॉटर ही होगी। चलिए, तो इस फोर्थ स्टेटमेंट पे हमें क्यू के जेंडर को जानने की जरूरत नहीं है, हमें केवल टी के जेंडर को जानने की जरूरत है। चलिए, अब ये देखते हैं। 8 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से दूर, और सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए जो है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बी और डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट। बी और डी सी के ना अपोजिट बैठे हैं ना उसके बगल में बैठे हैं। ए सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ई एंड डी, ठीक है, एंड एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, और इनमें से कौन सा डेफिनेट करेक्ट है। सो बेसिकली हमारे पास बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें। सो अगर कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब केस अपने बहुत बनेंगे। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ देम इज डेफिनेटली करेक्ट, इसका मतलब एक ऐसे अरेंजमेंट होगा जो हर केस में ट्रू होगा। तो मैं एक केस बना लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या वो मैच कर रहा है किसी से। अगर कर रहा है तो अपन दूसरा केस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक केस बनाता हूँ कि ए इधर बैठा हुआ है, डी इधर बैठा हुआ है, ई इधर बैठा हुआ है, ठीक है। ए जो है वो डी और ई के बीच में बैठा हुआ है, ई इधर हो सकता है, डी इधर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डी और ई के बीच में बैठा हुआ है, लेफ्ट राइट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर डी यहाँ बैठा हुआ है तो सी यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पे बैठा हुआ है तो सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि बोला है कि बी और जो डी है वो सी के नाइदर अपोजिट नॉर एडजेसेंट है, मतलब डी के ना तो बगल में बैठेगा ना उसके अपोजिट में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि बी एंड एच आर, एफ इज सिटिंग बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बी को इधर बिठा देता हूँ, एफ को इधर बिठा देता हूँ, एच को इधर बिठा देता हूँ, कि जो बी है वो एफ और एच के, एफ है वो बी और एच के बीच में बैठा हुआ है, ये भी बन गया अपना। अब सी इधर नहीं आ सकता, इसका मतलब सी यहीं आएगा, जी यहीं आएगा, तो एक केस तो ये बन गया। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ट्रू है। बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, बी ए और जी के बीच में बैठेगा, शायद किसी अरेंजमेंट में बैठे, इसमें तो नहीं बैठ रहा, मतलब डेफिनेटली करेक्ट तो नहीं है। सी सिट्स अपोजिट टू जी, हो सकता है किसी अरेंजमेंट में बैठे, इसमें तो नहीं है, मतलब डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। ई एफ के अपोजिट में बैठा हुआ है, मतलब ये भी डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, इट मे बी ट्रू, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा none of these. So this is how we can solve this question. And if anyone has any doubt, you can drop a message in the comment box. Thank you.